हेलो। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के डीडीएल कमांड्स के बारे में सीखेंगे। डीडीएल या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए, ताकि उनमें डेटा स्टोर किया जा सके। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको एडमिन प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ती है। एक आरडीबीएमएस में कई डेटाबेसेस हो सकते हैं और हर एक डेटाबेस में कई टेबल्स। तो एक नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम एक सिंपल क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज़ करते हैं एक डेटाबेस के नाम के साथ। ये कमांड बेसिकली आपके लिए एक नया सेपरेट डेटाबेस क्रिएट करता है। आप इसके साथ ऑप्शनली इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज भी दे सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यह पहले चेक करे कि सेम नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं। आप एक शो डेटाबेस कमांड भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको उन सब डेटाबेसेस के नाम बताएगा जो आपके डीबीएमएस में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना हो तो आप ड्रॉप डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़ डेटाबेस कमांड रन करना पड़ता है, ताकि आरडीबीएमएस को यह पता चल सके कि अब आप जो कमांड्स देंगे वो किस डेटाबेस पर लागू होंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अब हम कुछ कमांड्स लर्न करेंगे जिनसे हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल्स के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आदि। इन सभी एट्रीब्यूट्स का एक नाम होता है और वह कोई एक डेटा टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप आरडीबीएमएस को बताता है कि इस फील्ड में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, जैसे कि नंबर, डेसिमल, डेट या कैरेक्टर या कोई इमेज फाइल। इससे डेटाबेस को पता चलता है कि उसे इस एट्रीब्यूट के लिए कितनी स्पेस रिजर्व करनी चाहिए जब आप उसमें एक्चुअल डेटा डालेंगे। अब हम स्टैंडर्ड एनसी एसक्यूएल डेटा टाइप देखेंगे। अलग अलग आरडीबीएमएस के अनुसार से इनमें थोड़ी वेरिएशंस हो सकती हैं। एक न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो सकती है या फिर डेसिमल वैल्यू के साथ हो सकती है। डेसिमल होने पर हम उसकी डिस्प्ले लेंथ और डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट्स भी स्पेसिफाई करते हैं। नंबर के अलावा एसक्यूएल में डेट और टाइम डेटा टाइप भी है। कैरेक्टर या टेक्स्ट के लिए इसमें कैर डेटा टाइप है एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, और वैरचर डेटा टाइप है वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। इन दोनों के बीच में फ़र्क यह है कि कैर एक फिक्स्ड मेमोरी ब्लॉक लेता है, जबकि वैरचर एक्चुअल डेटा के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है, जैसे कि अलग अलग एड्रेसेस। इससे मेमोरी की बचत होती है। तो जहाँ आपका डेटा ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, जैसे कि जेंडर, सिटी, कंट्री, वहाँ आप कैर यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ आपका डेटा अलग अलग साइज़ का होता है, जैसे कि एड्रेस या डॉक्यूमेंट्स, वहाँ आप वैरचर डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप्स देखने के बाद अब हम एक टेबल बनाने के कमांड पे वापस आते हैं। टेबल बनाने का सिंटैक्स इस प्रकार का होता है। हम क्रिएट टेबल कमांड देते हैं और फिर उसके बाद हम हर एट्रीब्यूट का नाम उसके डेटा टाइप और साइज़ के साथ देते हैं। एक बार जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो आप डिस्क्राइब या डेस्क कमांड से उस टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एट्रीब्यूट के डेटा टाइप और साइज़ के अलावा एक टेबल क्रिएट करते वक्त हम कंस्ट्रेंट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल होता है कुछ रूल स्पेसिफाई करने के लिए कि उस एट्रीब्यूट या फील्ड में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। इसकी मदद से हम एक टेबल में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे टेबल में गलत इन्फॉर्मेशन ना जा सके। जैसे कि अगर हम कंस्ट्रेंट नॉट नल का इस्तेमाल करते हैं किसी एट्रीब्यूट के लिए, तो जब हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तब इस एट्रीब्यूट को हम खाली नहीं छोड़ सकते। अगर हम यूनिक कंस्ट्रेंट देते हैं
इसका मतलब है कि उस कॉलम की सब वैल्यूज़ अलग अलग होनी चाहिए। जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं तो वह नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट को मिला करके बना है, मतलब कि वह कॉलम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरह एक और कंस्ट्रेंट है चेक, जिसमें आप कोई चेक कंडीशन डाल सकते हैं आपके डेटा को डालने से पहले चेक करने के लिए। एक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट भी है जो तब काम आता है जब यूज़र ने उस फील्ड के लिए कोई वैल्यू ना डाली हो। तब आपने जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करी होगी वह उसे कॉलम में डाल देता है। एक और कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसकी मदद से आप एक दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र कर सकते हैं। तो हम एक टेबल और क्रिएट करेंगे और इसमें अब हम रेफरेंस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टेबल का नाम देंगे और उसके बाद प्राइमरी की का नाम देंगे ब्रैकेट में। आप आपके टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं रीनेम टेबल कमांड से। और अगर आपको टेबल डिलीट करना हो तो आप ड्रॉप टेबल का कमांड यूज़ कर सकते हैं टेबल के नाम के साथ। एक बार क्रिएट करने के बाद अगर आपको आपका टेबल मॉडिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इससे आप टेबल में कोई भी कॉलम ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं या उसके कंस्ट्रेंट, डेटा टाइप या साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए इस कमांड को यूज़ करके हम एक टेबल में एक कॉलम और कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करेंगे एक टेबल के नाम के साथ। फिर हम ऐड स्पेसिफाई करेंगे न्यू कॉलम के लिए और इसका डेटा टाइप और साइज स्पेसिफाई करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट के साथ। अब हम इस ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करने के लिए। ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल हम मॉडिफाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एट्रीब्यूट या कॉलम का डेटा टाइप, साइज या सीक्वेंस बदलनी हो। उदाहरण के लिए यहाँ हम ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करेंगे एक टेबल पर और उसके साथ मॉडिफाई यूज़ करेंगे एक कॉलम का साइज़ चेंज करने के लिए। और अगर हमें किसी कॉलम को पहली पोजीशन पे लाना है तो हम मॉडिफाई का सिंटैक्स यूज़ करेंगे जिसमें हम मॉडिफाई के बाद कॉलम नेम और फिर उसकी पोजीशन फर्स्ट देंगे। हम आफ्टर कॉलम नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें किसी कॉलम के बाद शिफ्ट करना हो। अगर आपको किसी एट्रीब्यूट या कॉलम का नाम बदलना हो तो आप ऑल्टर टेबल के बाद कीवर्ड चेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप उसका पुराना नाम और नया नाम देंगे। इनके साथ आप चाहें तो इनका डेटा टाइप और साइज़ भी दे सकते हैं बदलने को। तो यह थे अलग अलग DDL कमांड। हमारे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेट ऑफ SQL कमांड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।